वीरेश जी, जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से संसाधनों की स्थिति है, ऐसे में ये फैसला जो लागू किया गया है, क्या इसके पीछे भी माने कि जो आंकड़े लगातार घट रहे हैं, उन घटते हुए आंकड़ों को सफलता के तौर पर देखते हुए 2 दिन और बढ़ाया गया कि थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में फॉर्मूला थोड़ा सा सफल दिख रहा है। देखिए, आपको बताऊं कि जब चुनाव चल रहे थे तो हर आदमी दबी जुबान में ये कह रहा था कि जब चुनाव खत्म होंगे वैसे ही लॉकडाउन लग जाएगा, और वही हुआ। क्योंकि आंशिक तौर पर पहले लगाया गया, फिर उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बढ़ाया गया। ये आई वॉश है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो जिस तरीके से बढ़ा है प्रदेश में, और जो दुर्व्यवस्था प्रदेश में हुई है और पूरी तरह से विफल रहा है प्रशासन उसको संभालने में, तो चुनाव कराना ही था। सब लोग जानते थे कि चुनाव के बाद लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन की मांग कोर्ट भी कर रहा था, लॉकडाउन की मांग प्रबुद्ध जनता कर रही थी, लोग कर रहे थे, और स्वतः स्फूर्त लॉकडाउन लगा दिया गया था। मैं हजरतगंज में खड़ा हूं, हजरतगंज के व्यापार मंडल ने लॉकडाउन लगा दिया था। अमीनाबाद जो सबसे बड़ा बाजार है उसके व्यापार मंडल ने स्वतः स्फूर्त लॉकडाउन लगा दिया था। यानी लॉकडाउन समय की जरूरत थी, लेकिन पंचायत चुनाव चूंकि होना था, हर व्यक्ति ये जानता था कि पंचायत चुनाव होगा, उसके बाद लॉकडाउन लगेगा। लेकिन चूंकि आंखों पे पर्दा कैसे डाला जाए, एक शर्म होती है, इसलिए एक आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से की गई थी। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जानकार हैं, मैं खुद अपने बारे में कह रहा था, मैं ये जानता था कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां विकट हैं। विकट इस आधार पर है कि जिस तरीके से कोरोना का पहला फेज आया था उससे भी ज्यादा विकट है। तो ये लॉकडाउन की मांग है, समय की मांग है, बिल्कुल समय की मांग है वीरेश जी। और याद है कि जब हाईकोर्ट ने कहा था प्रयागराज समेत कुछ जिलों में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने के लिए और सरकार ने मना किया था, तो पूरे प्रदेश में सवाल उठे थे कि आपके पास जब संसाधन नहीं है, व्यवस्था की दिक्कतें आ रही हैं व्यवस्था बनाने में, तो क्यों ये फैसला नहीं लिया जा रहा है। लेकिन वो चीजें हुई। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, जितनी प्रशासन की है, उतनी ही जनता की है। जो आंशिक कोरोना लगा हुआ है, जिसे सोमवार तक बढ़ाया गया है, कितना पालन लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसका पालन करना होगा। मिलकर ही लड़ाई जीत सकते हैं हम लोग। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें हालात बेकाबू से होते नजर आए, कई जगह भयावह स्थिति देखने को मिली। उसके बाद चाहे वो जानकार रहे हों, चाहे वो आम जनता जिसने पिछले 1 साल से कोरोना का अनुभव लिया था, हर कोई यही कह रहा था कि इसको काबू में करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, कंप्लीट लॉकडाउन। और ये कंप्लीट लॉकडाउन कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते का जरूर होना चाहिए, तभी जो संक्रमण की चेन है उसे ब्रेक किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिया था कि 5-6 जो बड़े शहर है वहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन कर दीजिए। सरकार ने उसे न सिर्फ सिरे से नकार दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। उसके बाद आखिर वही हुआ जो हाई कोर्ट ने किया। आज आखिर वही हो रहा है जो आम जनता कह रही थी, जो जानकार कह रहे थे। लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर इसके लिए लोगों को मानसिक तौर पर पहले से तैयार कर दिया जाए, इसके लिए लोगों को पहले से यह जानकारी दे दिया जाए कि 2 दिन या 3 दिन के बाद कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा, तो जो लोग आज बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, बहानेबाजी करते हैं, कम से कम उनके पास ये दलील, बेतुकी दलील नहीं होती कि हम फला काम के लिए निकल रहे हैं। लोगों के पास पर्याप्त समय होना चाहिए था। लेकिन खैर, जो भी हो, परिस्थितियां इस वक्त ऐसी हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन बेहद जरूरी है, कंप्लीट कर्फ्यू बेहद जरूरी है, तभी लोगों की जान को बचाया जा सकता है। वैसे भी हम लोग बहुत लोगों को खो चुके हैं, कम से कम अब जितनी जिंदगियां बचाई जा सके, जितने लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके, उतना बहुत होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अगर प्रयागराज की कम से कम हम बात करें तो यहाँ लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन सरकारी अमला पिछली बार की तरह उतना मुस्तैद नहीं दिख रहा है। कहीं कोई रोक टोक नहीं हो रही है और तमाम लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो उस पर सख्ती से अमल भी कराया जाए, क्योंकि अगर 5% लोग बाहर निकलेंगे तो उन 95% लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे। खतरे में डालेंगे। तो अगर कोई भी इस चेन को तोड़ेगा तो सभी के लिए मुसीबत बनेगा। इसीलिए सभी को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं वाराणसी से। नीतीश, अब ये एक नई चुनौती है। पंचायत चुनाव हुई, मतगणना हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन अभी जान बचाना बहुत जरूरी है। आंशिक कर्फ्यू को लागू करवाने में कितना सशक्त और मुस्तैद प्रशासन है वाराणसी में, और जनता कितनी जागरूक है?
अवधेश, अगर अब आपको बताऊं तो जो चुनाव हुआ, जिस तरह से मतगणना हुई, उसको देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन जमीन पर लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन कराने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित होता है। तो वो तो रही मतगणना की बात, लेकिन आम अगर दिनों की बात कर ले, सड़क पे जब शहरी निकलते हैं तो पुलिस आपकी गायब दिखाई देती है। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, पिछले लॉकडाउन में अगर बात करें तो पुलिस सख्त थी, लोगों को टोकती थी, रोकती थी, उन्हें दंडित करती थी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन इस बार उस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। आज भी बनारस में जो यहाँ के प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर आपको लोग चहलकदमी करते दिखाई दे जाएंगे। कई लोग तो बिना मास्क के भी दिखाई दे जाएंगे, ऐसे इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना मास्क के जाते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो सख्ती करनी होगी, पुलिस और प्रशासन को ये समझना होगा कि सिर्फ सरकार के आदेश को यूं ही में ले लेना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि जमीन पर इसको सख्त तरीके से लागू करके लोगों से पालन भी कराना एक अपना काम है, उसको भी करना होगा, तभी कोरोना को यहां से भगाया जा सकता है। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों जो लॉकडाउन का असर रहा, वो थोड़े से आंकड़े कम भी रहे। वो थोड़े से आंकड़े जो हैं, जिस तरह से केस आते थे 2200, 2300, 2500, थोड़े आंकड़े कम हुए और उसका जो पूरा कहा जा रहा है क्रेडिट इस लॉकडाउन को ही दिया जा रहा है। लेकिन आगे और भी सख्ती की जरूरत है, आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और बिल्कुल सख्ती निभानी पड़ेगी और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास खुद भी करना होगा। शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, एक बड़ी चुनौती है और आप तो उस राजधानी में है, उस जिले में है जहां पर कोरोना ने सबसे भयावह रूप दिखाया है। तो ये जो आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इसका निश्चित तौर से जनता स्वागत करेगी, क्योंकि वहां पर तो स्वतः लॉकडाउन वाली स्थिति देखने को मिली। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो व्यापारी वर्ग है उसने पहले ही बाजार बंद कर दिया था, चाहे अमीनाबाद हो चाहे हजरतगंज, जो मुख्य बाजार है वहाँ पर पहले से बंदी थी और लगातार व्यापारी वर्ग जो है ये मांग भी कर रहा था कि अब लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए। प्रदेश में 14 से 21 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग हो रही थी कई वर्ग की तरफ से, और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर आंशिक कर्फ्यू लगाने की शुरुआत की। 3 दिन का आंशिक कर्फ्यू था जो बढ़ते बढ़ते अब 10 मई तक हो गया। 1 मई से इसकी शुरुआत हुई थी आंशिक कर्फ्यू की। फिलहाल 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए इसको बढ़ाया गया है और संभव है इसको आगे और बढ़ाया जाए। जैसा भी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी बता रहे थे कि ये पहले से तय था, माना जा रहा था कि जैसे ही ये पंचायत चुनाव खत्म होंगे कहीं ना कहीं, उसके बाद इस तरह का फैसला लिया जा सकता है और वैसा ही नजर भी आ रहा है कि सरकार ने आंशिक कर्फ्यू बढ़ाया। और जिस तरह से देखिए कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़े हैं, भले वो घटते क्रम में दिख रहे हो, लेकिन घटते क्रम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं जितने फर्स्ट वेव में कभी नहीं देखे गए। आज भी प्रदेश में लगभग 2.25 लाख के आसपास कोरोना के एक्टिव केस है। लखनऊ में बात करें 35,000 से ऊपर लखनऊ में एक्टिव केस है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, तमाम ऐसे, कानपुर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज आ रहे हैं कि लोगों को बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भले ही सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई गई हो, लेकिन उसके बावजूद जो ज़मीनी हकीकत है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को बेड के लिए समस्या हो रही है, ऑक्सीजन के लिए समस्या हो रही है लगातार। हालांकि इसके लिए प्रदेश सरकार जो है नए अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं अवध शिल्पग्राम, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक देखिए अस्पताल बनाया गया है हमारे पीछे, और अब से चंद मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और डीआरडीओ यानी सेना की तरफ से बनाए गए इस अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद यहां पर कोविड मरीजों की भर्ती शुरू होगी। करीब 450 से 500 बेड का ये अस्पताल है, 500 बेड का, जिसमें 150 जो है वो वेंटिलेटर के बेड्स हैं। तो यहाँ आज मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके बाद लखनऊ में ही अगर हम बात करते हैं तो एक हज हाउस में 255 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट का जो अस्पताल है कल मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया 100 बेड का, आज से वहां पर मरीजों की भर्ती शुरू होगी। यानी आप देखें कुल मिलाकर जगह जगह अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या आती है, वो है मैन पावर की। यहाँ पर ट्रेन मैन पावर कहाँ से मिले, डॉक्टर कहाँ से मिले, एनेस्थेसिस्ट कहाँ से मिले, नर्स कहाँ से मिले, पैरामेडिकल का जो स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन, ये कहाँ से मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि केसेस में तेजी से कमी आए। दूसरी एक चीज, आज ही से सरकार ने एक और अभियान स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है, गांव-गांव जाकर कोविड टेस्टिंग का। देखिए नतीजे आते हैं, उसके बाद गांव-गांव में टेस्टिंग की शुरुआत, यानी कहीं ना कहीं ये अंदेशा है और अंदेशा क्या, जिस तरीके की स्थितियां शैलेश मतदान केंद्र पर दिखी या मतगणना केंद्र पर दिखी, वो एक बड़ा खतरा था। वीरेश जी, लगातार एबीपी गंगा ने सवाल उठाया, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे में, चौथे में, मतगणना के दौरान भी, कि जो हालात बन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो पाया। और इन सब के बीच एक खतरा तो आ ही गया है कि ग्रामीण स्तर तक कोरोना कितना पहुंचा है देखना जरूरी है। ऐसे में जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू है ये मदद करेगा, क्योंकि नए केस रुके और जो हो चुके हैं पंचायत के दौरान उनको तो संभालना ही पड़ेगा।
देखिए अवधेश, मैं आपको दो दृश्य दिखाना चाहता हूं और इसके आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे उस समय कोरोना थोड़ा थम गया था, उसको भी कवर करने मैं लगातार गया था, और जब मतदान हो रहा था तो मैं मतदान केंद्र पर भी था, और वहां पर स्थिति ये थी कि जो ग्लव्स थे वो थे, सैनिटाइजर था वो था, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़ दीजिए, वो संभव है नहीं, क्योंकि ये चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का, और जब व्यक्तियों का चरित्र नहीं ऐसा है तो सरकार एक एक आदमी को डंडा मार मार के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकती है, लेकिन ग्लव्स मुहैया करा सकती है, सैनिटाइजर मुहैया करा सकती है, जो लौकिक वस्तुएं हैं उसे मुहैया करा सकती है, लेकिन चरित्र में बदलाव व्यक्ति को करना होगा। सरकार केवल उसे संदेश दे सकती है, जिसका संदेश प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने दिया ही है। तो लोग मान नहीं रहे हैं तो ये लोगों का दोष है, लेकिन उपचुनाव में ये सारी व्यवस्थाएं थी। फिर मैं आपको कहूंगा कि जो ग्राम प्रधानी और ये जो पंचायत के चुनाव हो रहे थे उसको भी मैंने देखा है, नजदीक से देखा है, बूथ पर जाकर देखा है। एक सैनिटाइजर की व्यवस्था किसी के पास नहीं थी, एक ग्लव्स की व्यवस्था किसी के पास नहीं थी। और फिर मैं कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़ दीजिए, चरित्र की बात होती है, लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इस महाआपदा में वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का करें। पुलिस एक एक आदमी को डंडा मार मार के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करा सकती है, लेकिन व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़िए, एक ग्लव्स नहीं, एक सैनिटाइजर नहीं, और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो मतदाता हैं उनकी तो छोड़िए, जो कर्मचारी हैं उनके पास भी सैनिटाइजर नहीं, उनके पास भी ग्लव्स नहीं, उनके पास भी मास्क नहीं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि पंचायत चुनाव में सरकार ने ये मान लिया था कि पंचायत चुनाव होना है, और अब तो भगवान के भरोसे है, जो संक्रमित हो जाए बिल्कुल और जो बच जाए एक वाकया मुझे भी याद आ रहा है आपकी इस बात से। चल रहा है वो चलने दिया। एक जिले में जितने मतदान कर्मी थे, जितने जरूरत थी सैनिटाइजर्स की, उसकी दोगुनी, लगभग 2700 की जरूरत थी, 2700 किट की, और 5500 किट खरीदी गई थी। उसके बावजूद मतदान केंद्रों पर वो किट नहीं थी। तो मतलब इसमें भी खेल कर दिया कुछ लोगों ने। देखिए, जो जिलाधिकारी हैं उनको पूरा फंड गया है, पूरा व्यवस्था गई है, पूरा किट गया है, पूरा मास्क गया है, सैनिटाइजर गया है, ग्लव्स गया है, लेकिन मतदाताओं के पास जो मतदान केंद्र है, बूथ है, वहां तक वो नहीं पहुंचा है। बिल जरूर बनेगा, उस बिल को सरकार से पास भी कराया जाएगा, और हमारे और आपकी जेब पर उसका भार भी पड़ेगा। घबराइए नहीं, जो हमारा जो टैक्स हम लोग जो दे रहे हैं उसको हम लोग जरूर देंगे। उसमें अभी सेस लगा दिया गया, आपने देखा ही होगा, तमाम तरह की और भी चीजें होंगी, वो सब जिलाधिकारियों के जेब में जाएगा, प्रशासन के जेब में जाएगा, एडीएम के जेब में जाएगा, एसडीएम के जेब में जाएगा, और हो सकता है कि ऊपर तक छन कर आए, और वो पता नहीं कहां तक आए। हालांकि सीएम तो इस बात को लेकर बेहद सख्त हैं, वो काफी ईमानदार हैं और हमेशा पारदर्शिता का ख्याल करते हैं, लेकिन सीएम अकेले एक व्यक्ति क्या कर सकता है जब अधिकारी इतने भ्रष्ट हों, इतने गैर जिम्मेदार हों? क्या ऐसा संभव है कि योगी आदित्यनाथ ने जिलों में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं की होगी, ग्लव्स की व्यवस्था नहीं की होगी, तमाम साधनों की व्यवस्था नहीं की होगी, लेकिन कोई ये बता दे कि किसी भी मतदान केंद्र पर कहीं ग्लव्स दिखा, सैनिटाइजर दिखा, कहीं मास्क दिखा, तो वो कहां गया? लेकिन मतलब बिल बनेगा और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, करना होगा, वही उस व्यवस्था को अगर खा जाएं, खाकर अपने जेब में रख लें, तो फिर तमाम कवायदें तो फेल होंगी। मोइन का रुख कर लेते। मोइन, बड़े बड़े दावे थे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी जाएगी और उसके बाद ही मतदान केंद्र में एंट्री होगी, चाहे वो मतदान कर्मी हो, चाहे वो प्रत्याशी और एजेंट हो। लेकिन प्रदेश भर में तमाम खबरें ऐसी आई जहां पर मतदान कर्मी भी संक्रमित पाए गए, एजेंट भी संक्रमित पाए गए, और पूरे दिन की मतगणना के बाद प्रयागराज में क्या किसी का आरटीपीसीआर चेक हुआ? मतदान केंद्रों में गंभीरता दिखी क्या, जो दिखनी चाहिए थी? देखिए, जब पहले दिन मतगणना शुरू हुई थी 2 मई को, तो सुबह के वक्त 2 घंटे तक, यानी सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक थोड़ी सख्ती दिखाई दी थी सभी केंद्रों पर। दावे जो किए गए थे उस पर अमल होता नजर आया था, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया था, लोग सब कुछ भूलते गए। पुलिस वाले थक कर बैठ गए, जो अधिकारी थे उन्होंने आंखें बंद कर ली, और जिसकी जहां मर्जी वो आ रहा था, जा रहा था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, ना तमाम लोगों ने मास्क पहन रखे थे, यानी सब कुछ भगवान भरोसे था। और शायद इन्हीं वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी, और यहाँ तक कहना पड़ा कि चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब ने आंखें बंद कर ली थी। किसी भी मतगणना केंद्र पर कहीं कोई
व्यवस्था नहीं थी, लोगों ने अपनी ड्यूटी को ठीक से अंजाम नहीं दिया और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 जिलों के जो काउंटिंग सेंटर्स थे वहां की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली है और निर्वाचन आयोग से भी ये कहा है कि आप खुद भी सीसीटीवी फुटेज देखिए और जहां जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। 48 घंटे के अंदर ये एक्शन पूरा होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करता है, कोई कदम उठाता है या जांच के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। क्योंकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे कि आपने मतगणना में चूक की है, आपने वोटिंग के दौरान सख्ती नहीं बरती है, तो कम से कम मतगणना के दौरान, काउंटिंग के दौरान लोगों के साथ जरूर सख्ती बरतिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नियम नहीं मान रहा है उसके साथ हिदायत देती है। लेकिन इलाहाबाद जो पहली लहर थी, लॉकडाउन लगा था, तमाम समाज से जुड़े लोग, समाज सेवी सड़कों पर उतरते थे, पुलिस वालों की मदद करते थे, अगर कोई घर जा रहा है तो उसकी मदद करते थे। लेकिन इस बार स्थितियां ऐसी हैं कि दहशत का माहौल तो लोगों में है, लेकिन